नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका स्टडी रूम में। तो चलिए आज का अपना नया अध्याय शुरू करते हैं। तो आज के हमारे अध्याय का टॉपिक है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना। तो देखिए, हमने अपने पिछले अध्याय में अध्याय 3 में हमने क्या पढ़ा था कि परमाणु और अणु क्या होते हैं। परमाणु और अणु क्या होता है, तो परमाणु क्या होता है। तो हमने उसमें क्या पढ़ा था, हमने उसमें ये देखा था ना, परमाणु जो होता है वो किसी भी हमारे पदार्थ का या तत्व का वह छोटा कण होता है जिसको और छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो आज का हमारा मेन मुद्दा यही है कि परमाणु किससे बने होते हैं। उसके अलावा क्या सही में क्या ये ऐसा होता है कि परमाणुओं को और छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। उसके अलावा जिन चीजों से बने होते हैं, मतलब जैसे हम लोग सुनते हैं ना कि प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो ये सब चीजें क्या होती है, ये सब कण क्या होते हैं और ये परमाणु में कहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो आज हम इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में यही देखा था, परमाणु जो होते हैं वो किसी पदार्थ के क्या होते हैं, निर्माण खंड होते हैं। मतलब क्या होते हैं, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसे मैंने आपको किसका उदाहरण दिया था, हमने ये उदाहरण लेके समझा था ना कि जो हमारी दीवार होती है, जैसे कोई दीवार है वो ईंट से मिलके बनी होती है, इसी प्रकार क्या होते हैं हमारे जो पदार्थ होते हैं वो परमाणु से मिलके बने होते हैं। और परमाणु उस पदार्थ का जो होता है वो सबसे छोटा कण होता है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि हमारे क्या विचार है कि परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहला तो प्रश्न यही उठता है, क्या परमाणु जो है वो वास्तव में अविभाज्य होते हैं। क्या उनको और छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यही है। तो जैसे डाल्टन जो थे ना, डाल्टन हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया था, उन्होंने ऐसे पहले से ही बता दिया था कि ऐसा होता है कि परमाणु के अंदर जो होते हैं वो परमाणु के अंदर छोटे छोटे अन्य घटक भी होते हैं। अन्य क्या होते हैं कि जैसे ये परमाणु है, ये हमारा कोई परमाणु हो गया, इसके अंदर जो होता है उन्होंने कहा था कि छोटे छोटे घटक होते हैं परमाणु के अंदर, ऐसे छोटे छोटे अंदर अंदर ऐसे घटक होते हैं। तो अब हमें उन्हीं घटकों के बारे में पढ़ना है कि वो घटक क्या होते हैं। तो ये जो हमें संरचना दी थी ये हमें डाल्टन द्वारा दी गई थी। तो सबसे पहले किसने बताया था, डाल्टन ने। डाल्टन ने सबसे पहले संरचना दी थी। ठीक है, 807 में, ठीक है, 1807 में डाल्टन ने ये संरचना दे दी थी। बस उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, ठीक है, उन्होंने प्रतिपादित किया था उन्होंने, पर ये नहीं बता पाए थे कि वो घटक क्या होती हैं। तो अब और वैज्ञानिक आए, अब उन और वैज्ञानिकों ने उन घटक के नाम बताए कि वो घटक होते क्या हैं। तो सबसे पहले परमाणुओं के अविभाज्य ना होने के संकेत क्या है, कि क्या संकेत है जिससे हमें पता चलेगा कि जो परमाणु होते हैं वो अविभाज्य होते हैं। तो देखते हैं हमारा कि परमाणुओं के अविभाज्य ना होने के संकेतों में से एक संकेत क्या है, स्थिर विद्युत होता है तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से मिला है। मतलब जैसे हमने देखा होगा, हमने अपने पिछले अध्याय में ये पढ़ा था, जो धातु होती हैं वो क्या करती है, वो विद्युत चालन करती है, मतलब वो अपने अंदर से विद्युत को पास कर देती हैं। ठीक है, और फिर उसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जैसे हम अपने बालों से यदि कोई कंघे को सूखे बालों से कंघे को रब करें और फिर उस कंघे को यदि हम क्या करें, किसी पेपर के ऊपर लेके आए, तो वह पेपर के जो छोटे छोटे कागज होते हैं, पीस होते हैं, उसको अपनी तरफ खींच लेता है। तो उसका कारण क्या होता है, उसका कारण क्या होता है कि जो हमारे परमाणु है उसके अंदर जो घटक हैं वो केवल इधर से उधर क्या होते हैं, ट्रांसफर होती हैं, ना कि जो हमारा परमाणु है वो विभाजित हो। ठीक है, तो परमाणु का ना विभाजित होने का जो हमें ये मिला है संकेत, वो इन दो बातों से हमें पता चलता है कि एक तो स्थिर विद्युत जो होती है, मतलब इसको बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। ठीक है, स्टैटिक स्थिर विद्युत जो होता है, और विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों के अध्ययन से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तो इनसे बस ये पता चलता है कि केवल
परमाणु के अंदर कुछ और घटक होते हैं पर परमाणु और विभाजित नहीं हो सकता है, बस ये बात पता चलती है। तो जैसे अब पदार्थों में आवेशित कण क्या होते हैं, पदार्थों में चार्ज आवेशित कण कौन कौन से होते हैं। तो जैसे हमने क्या देखा था कि पदार्थों में क्या होता है, पदार्थों में जैसे ये पदार्थ होता है, पदार्थ उसके अंदर हमारे परमाणु होते हैं, परमाणु होते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब इन परमाणु के अंदर हमारे क्या क्या होता है, इन परमाणुओं के अंदर हमारे तीन तरीके के पदार्थ, तीन तरीके के घटक होते हैं, ठीक है, जिनको आवेशित कण बोलते हैं। पहले घटक कौन से होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धनात्मक, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋणात्मक आवेशित कण होते हैं, ठीक है, उनपे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक आवेशित कण, ठीक है, किसके अंदर, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। और जो हमारे दूसरे घटक होते हैं उनको बोलते हैं प्रोटॉन, और जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे धनात्मक आवेशित कण होते हैं, मतलब उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और एक होते हैं हमारे न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रॉन होते हैं ना वो हमारे तटस्थ होते हैं, मतलब उनके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो तटस्थ होते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये वाले जो हो गए प्रोटॉन, ये पॉजिटिव धनात्मक हो गए, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ऋणात्मक हो गए, ठीक है। और ये क्या होते हैं, इनके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता, आवेश, ठीक है, आवेश नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है, इनके ऊपर। ये बात हो गई। तो हमारे पदार्थों में तीन तरीके के कण मिलते हैं, पहली बात ये हो गई। अब इसके बाद इसलिए कहा जाता है कि जो परस्पर अपने आवेशों को संतुलित करते हैं, मतलब हमारा कोई भी जो परमाणु होता है ना वो पूरी तरीके से क्या होता है, वो हमारा एक तटस्थ होता है, मतलब वो एक तरीके से परमाणु जो होता है तटस्थ होता है, क्योंकि उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और न्यूट्रॉन के तो ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं, इसलिए जो पूरा का पूरा आवेश होता है हमारे एटम के ऊपर, परमाणु के ऊपर, वो जीरो होता है, ठीक है, न्यूट्रल होता है। अब हम देखते हैं, अब जैसे हमने अभी बात की थी कि हमने अभी ये एक संकेत दिखाया था ना कि जो हमारा स्थिर विद्युत होती है उससे पता चलता है कि हमारे जो एटम्स हैं वो, हमारे जो परमाणु हैं वो हमारे विभाजित नहीं होते हैं। उससे केवल इतना पता चलता है कि हमारे परमाणुओं के अंदर जो बाकी के घटक होते हैं ना वो केवल इधर से उधर ट्रांसफर होते हैं, उछल कूद करते हैं। जैसे हमने कौन सा एग्जाम्पल दिया था कि हम अपने सूखे हुए बालों से यदि कंघी करें और ऐसे ऐसे रब करें और फिर उसको पेपर के पास लेके आए तो वो पेपर को अपनी तरफ खींच लेता है, तो उसका कारण क्या होता है, उसका कारण यही होता है कि जो हमने बालों से कंघा को रब किया तो उसमें क्या हो गया, उसमें एक आवेश बनता है, वह आवेश जो होता है फिर जब पेपर के पास लाते हैं तो वह आवेश अपना निकाल देता है, मतलब क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को हानि और लाभ होता है, जिसकी वजह से ऋणात्मक और धनात्मक आवेश आता है। और ऋणात्मक, और जब भी कोई ऋणात्मक और धनात्मक आवेश आता है तो बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, खिंचाव होता है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसी का यही कारण है कि हमारे क्या होते हैं कि जो हम पदार्थ वो होते हैं, परमाणु होते हैं, उनमें क्या होता है, विभाजित नहीं होते, बस उनमें हमारे इन कणों का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। उसके बाद अब आती है कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई थी। अब आते हैं कि ये जो हमारे परमाणु हैं इनके अंदर के जो घटक हैं इनकी खोज कैसे हुई थी। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आया, इलेक्ट्रॉन की खोज। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कैथोड ली। कैथोड जो होती है, कैथोड के अंदर ना, कैथोड एक तरीके से हमारी लाइट की तरह होती है, ठीक है, कैथोड रे बोलते हैं इनको। तो कैथोड जो होती है, उन्होंने वो कैथोड ली और उस कैथोड के अंदर क्या होते हैं कि हमारे ऋणात्मक वाले कण होते हैं। तो उन ऋणात्मक वाले कणों से, ठीक है, जब उन्होंने एक कैथोड रे ली तो उन्होंने क्या किया, उसमें से कुछ ऋणात्मक वाले कण निकले। वह ऋणात्मक वाले कण जो होते हैं वो हमारे एनोड मतलब जो पॉजिटिव होती है, जिसके ऊपर क्या होता है, धनात्मक होता है, उसकी तरफ ऐसे खींचे चले गए थे, उसकी तरफ ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई थी, जिससे उन्हें पता चलता है कि जो हमारे परमाणु हैं उनके अंदर क्या होते हैं, कुछ
ऋणात्मक वाले कण होते हैं और उन ऋणात्मक वाले कणों का नाम उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिया था। ठीक है, ये होती है। तो यही बताया गया है कि 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणुक सब एटॉमिक कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है उसके अंदर, जिसको क्या बोलते हैं, अपरमाणु, मतलब उसके अंदर एक कण होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को जाता है, जिन्होंने अपने प्रयोगों के आधार पर एक डिस्चार्ज ट्यूब में किया था। मतलब इस पूरे एक्सपेरिमेंट में जो ट्यूब आपको दिख रही है ना, इसको हम डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, ये जो ट्यूब आपको इस पूरे एक्सपेरिमेंट में दिखी है, इसको डिस्चार्ज ट्यूब का नाम दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि अब हमने एक कण ढूंढ लिया है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे हमने क्या जाना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारा ऋणात्मक होता है और ऋणात्मक होने के कारण वह एनोड जो धनात्मक होती है उसकी तरफ खींचा चला जाता है। इससे इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी और किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। किसमें की थी, डिस्चार्ज ट्यूब के द्वारा की थी। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन क्या होता है, देखिए अब हमने पहले अपने देखे थे ना, 3 तरह के आवेश होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन के ऊपर हमने कौन सा आवेश बताया था कि प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, हमारा धनात्मक होता है, धनात्मक। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं प्रोटॉन। तो अब देखते हैं प्रोटॉन की खोज कैसे की गई थी। तो हमारे दूसरे साइंटिस्ट जो थे, ठीक है, वैज्ञानिक, इनका नाम क्या था, ई गोल्डस्टीन ने 1886, मतलब कब, इलेक्ट्रॉन की खोज से पहले ही प्रोटॉन की खोज हो गई थी। उन्होंने एक विकिरण की खोज की, मतलब उन्होंने एक ऐसी रेडिएशन विकिरण की खोज की। ठीक है, एक ऐसी हमारी किरणों की खोज की जिनको उन्होंने क्या नाम दिया, केनाल रे को क्या बोलते हैं, केनाल रे। जिस तरीके से कैथोड रे थी ना, इसी तरीके से हमारी केनाल रे होती है। केनाल रे क्या कहा गया है कि केनाल रे जो होती है वो कुछ ऐसे कणों से मिलके बनी होती है। उनके अंदर क्या कण होते हैं, जिनके ऊपर धनात्मक चार्ज होता है, आवेश। वह धनात्मक आवेश होने के कारण जब उन्होंने उस केनाल रे से जो धनात्मक आवेश निकले, तो वो जब इस यहाँ पर जाकर टकराए तो हमें एक चमक दिखाई देती है। उस चमक से पता चलता है कि केनाल रे के अंदर कुछ आवेश होते हैं और उन आवेश को उन्होंने क्या नाम दिया, प्रोटॉन। और उनके ऊपर क्या आवेश रखा, उनको आवेश का बोला कि वो धनात्मक आवेश वाले कुछ कण होती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या की, केनाल रे की पहले इन्होंने खोज करी और यह किरणें द्रावेशित विकिरण थी, मतलब इनके अंदर क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशन थी, जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। जिसके द्वारा क्या हुई, हमारे दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। मतलब अब हमारे पास कितने कण आ गए, 2 कण आ गए। पहले इलेक्ट्रॉन पढ़ा हमने पीछे और उसके बाद अब प्रोटॉन की भी खोज हो गई। प्रोटॉन की खोज ई गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, प्रोटॉन की खोज हमने की थी जिसको बोला था केनाल रे। केनाल रे कुछ एक तरीके की क्या होती है, किरणें होती हैं, और वे किरणें जो होती हैं वो धनात्मक कणों से मिलके बनी होती हैं। ठीक है, तो उनकी खोज हमने की थी केनाल रे से। और इलेक्ट्रॉनों की खोज हमने किससे की थी, कैथोड रे से। कैथोड रे के अंदर क्या होते हैं, हमारे ऋणात्मक वाले कण होते हैं। तो बस हमें इतनी ही बातें जो है वो ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन, अब ये जो कण होते हैं मतलब प्रोटॉन, इन कणों का आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, किंतु विपरीत का मतलब क्या है कि जितना इनका आवेश है, इनके ऊपर जितना आवेश है उतना ही आवेश इनके ऊपर है। बस इनका आवेश जो है वो ऋणात्मक है और इनका आवेश क्या है, धनात्मक है। ठीक है दोनों क्या इक्वली आवेश, बस ये बोला गया है। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद हमारा आता है, ये जो हमें एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं ये वही एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। इन्होंने ये विधियां की थी कि इन्होंने एनोड ली, जो हमारी ये होती है केनाल रे को हम एनोड रे भी बोलते हैं, इसको हम एनोड रे भी बोलते हैं। ठीक है, केनाल रे एनोड रे, तो उन्होंने एनोड रे ली, उससे कुछ हमारे कण निकले। वो कण जब इस पे जाके टकराए, यहाँ पर क्या होती है हमारी प्रेशर, हमने दबाव लगा दिया, तो जब वो इस पे जाके टकराए तो उससे हमें पता चलता है चमक निकली। तो इनके अंदर क्या है, इनके अंदर कुछ कण होते हैं, और वो कण किस प्रकार के होते हैं, उनके ऊपर आवेश जो होता है वो धनात्मक आवेश के कण होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा
अगला टॉपिक है कि इलेक्ट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन की भी खोज कर ली हमने, प्रोटॉन की भी खोज कर ली। अब इनकी खोज हो गई है तो अब इनको हमें पढ़ना भी तो पड़ेगा ना कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण कण भी होते हैं ये हमारे किसी भी परमाणु के। हमें इनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो देखिए चलते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। मतलब यदि हम कहें जो द्रव्यमान है मतलब मास जो है किसका, ऑफ प्रोटॉन, वो कितना 2000 गुना ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का मास है वो तो इनसे बहुत, प्रोटॉन के मास से बहुत 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 कम होता है। इतना कम होता है कि हम उसको क्या कर देते हैं, नगण्य कर देते हैं, मतलब उसको गिनते ही नहीं है। ठीक है, उसके अलावा ये हो गया। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इससे दिखाते हैं, और प्रोटॉन को ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर एक इकाई लिया गया है, एक यूनिट, और इसका आवेश +1। ठीक है, +1 आवेश क्यों लिया गया, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, धनात्मक होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए उसके साथ -1 लिया जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात हमने कही थी कि दोनों का आवेश जो होता है वो मात्रा में एक जैसा होता है, बस केवल क्या होता है, उनका जो साइन होता है वो विपरीत होता है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका आवेश जो है वो +1 है, तो इसका आवेश जो है वो -1 है। इसका जो मास है वो 2000 गुना ज्यादा होता है इसके मास से। तो अगर इसका मास 1 यूनिट है तो इसका मास क्या हो जाएगा, इसका मास हमारा क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, मतलब नेग्लिजिबल माना जाएगा। ठीक है, ये हो गया। देखिए इस तरीके से कि ये हमारा क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉनों का मास जो होता है वो इनसे इतना कम होता है, प्रोटॉन से इतना कम होता है इलेक्ट्रॉनों का मास, तो इसलिए उसको क्या कर देते हैं, हम नगण्य कर देते हैं। ठीक है, प्रोटॉन जो होता है वो भारी होता है। ये जो ये दिखाया हुआ है, ये दिखाया हुआ है कि अगर हम 1830 इलेक्ट्रॉन रखें, उनका जो मास आएगा उन मास के इक्वली तब हमारा प्रोटॉन का मास आएगा। ठीक है, जब यदि हम 1830 इलेक्ट्रॉन लेंगे तब वो एक प्रोटॉन के इक्वल होंगे, ये दिखाया गया है। ठीक है, अब अगले में चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न कि कैनाल किरणें क्या हैं। तो अभी हमने देखी कि ई गोल्डस्टीन ने कुछ ऐसी किरणों का कुछ ऐसी किरणें बनाई थी, डिस्कवरी की थी कि वे उनमें क्या होती है, उनमें हमारे धनात्मक वाले कुछ कण होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, हम कैनाल किरणें बोलते हैं। ठीक है, कैनाल किरणें, इनको एनोड किरणें भी बोलते हैं, एनोड किरणें भी बोलते हैं। ठीक है, एनोड किरणें भी बोलते हैं, एनोड रे। तो इनसे क्या निकले थे, इनसे हमारे प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई थी, और इनमें धनात्मक होता है, धनात्मक आवेश होता है इनके अंदर। ठीक है, तो इनको हम कैनाल रे बोलते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा या नहीं। बताओ कि हमने अभी क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश क्या होता है और किस प्रकार होता है। देखिए हमने ऐसे पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो मात्रा में तो एक बराबर होता है, केवल उनका जो साइन होता है वो विपरीत होता है। अगर ये हमारा -1 है तो ये +1 हो गया, और जब -1 +1 हो गया तो दोनों मिला के क्या हो जाएगा, वो तटस्थ हो जाएगा। ठीक है, तटस्थ हो जाएगा, मतलब वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर क्या होगा, कोई आवेश नहीं होगा, आवेश नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं हम परमाणु की संरचना का पहले भाग में। अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने ये देखा कि परमाणु को बताया गया है कि क्या वो विभाजित होते हैं या नहीं होते हैं, परमाणु के अंदर कौन कौन से कण होते हैं, परमाणु के अंदर कण कौन कौन से होते हैं। हमने अभी तक हमने 2 ही कण देखे, जो तीसरे कण है न्यूट्रॉन, उनकी अभी तक हमने डिस्कवरी नहीं देखी है। ठीक है, तो हमने देखा इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी हो गई और प्रोटॉनों की डिस्कवरी हो गई। इलेक्ट्रॉन हमने देखे क्या होते हैं, वो धनात्मक वाले होते हैं, ऋणात्मक वाले होते हैं, मतलब -1 चार्ज, और प्रोटॉन जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं, मतलब उनपे +1 चार्ज होता है। दोनों का आवेश मात्रा में तो एक जैसा होता है, बस केवल क्या होती है, उनका साइन विपरीत होता है। उसके अलावा हमने ये देखा कि
जो मास होता है, द्रव्यमान होता है प्रोटॉन का, वो द्रव्यमान जो है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना ज्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम नगण्य कर लेते हैं। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान लेते हैं केवल ठीक है, ये बात हमने देखी। उसके बाद हमने देखी कैनाल रे क्या होती हैं, कि उनसे किसकी डिस्कवरी की गई थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी की गई थी। और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, ई कोल्सटन ने की थी। उसके बाद हमने क्या देखा था उससे पहले, कि इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी किससे की थी, कैथोड रे से की थी। तो अब हम यही पढ़ेंगे कि अब उन्होंने संरचना मतलब कौन कौन से मॉडल जो है वो परमाणु के लिए दिए गए हैं। तो सबसे पहला आता है थॉमसन का परमाणु मॉडल, कि थॉमसन जो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी की थी, फिर बाद में उन्होंने परमाणु का एक मॉडल दिया था कि हमारा जो परमाणु है वो कैसा दिखता होगा। तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमारा एक केक होता है ना, मावे का केक, तो केक होता है उसके ऊपर ये कुछ मावे लगे होते हैं, तो जे थॉमसन ने कहा कि ऐसा ही हमारा परमाणु का भी मॉडल होता है, कि ये जो केक का बेस होता है, ठीक है, क्रिसमस केक का जो बेस होता है वो तो हमारे द्राविशित गोले की तरह होता है, मतलब वो तो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है द्राविशित गोले की तरह। ठीक है, और जो हमारे ये मेवे लगे हैं ये हमारे एक तरीके से ऋणात्मक वाले कुछ कणों के जैसे हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉनों के जैसे हो गए। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने ये मॉडल दिया था। देखिए कि ये जो हमारा पीला पीला हो गया, ये जो हमारा एरिया दिख रहा है पीला पीला वाला, तो ये पूरा जो पीला पीला वाला गोला है वो धनात्मक आवेश गोला हो गया, और जो हमारी ये नीले कलर के ये इलेक्ट्रॉन जैसे ये हमारे ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से, क्योंकि दो ही कण की अभी तक डिस्कवरी की गई है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, तो उसी के ऊपर हमने क्या बोल दिया, जे थॉमसन ने परमाणु का एक ये मॉडल दे दिया था। ठीक है, उसके बाद अब आता है हमारा थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन ने क्या कहा था इससे, कि परमाणु जो होते हैं वो धन आवेशित गोले का बना होता है। ठीक है, धन आवेशित मतलब जिसमें क्या होता है पॉजिटिवली चार्ज, जो हमने क्या देखा था बेस था वो पीला पीला सा, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें धसे हुए होते हैं, मतलब जो हमने ऋणात्मक वाले इलेक्ट्रॉन देखे थे। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, मतलब क्या होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं, मतलब उनमें क्या होता है जितने हमारे धनात्मक होंगे उतने ही हमारे ऋणात्मक होंगे, दोनों जो होते हैं वो एक दूसरे के जितने ही होते हैं। ठीक है, परिमाण में एक समान होते हैं, इसलिए जो परमाणु है वो व्यक्तीय रूप से उदासीन होता है, मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि जितने हमारे नहीं होता है, क्योंकि जितने हमारे ऋणात्मक वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही हमारे धनात्मक वाले प्रोटॉन होते हैं। तो जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, जिससे हमारा पूरा का पूरा परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब पहला मॉडल किसने दिया, जे थॉमसन ने। अब दूसरा मॉडल दिया रथरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो रथरफोर्ड ने क्या कहा, रथरफोर्ड ने क्या किया, रथरफोर्ड ने एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने तेज गति वाले कुछ अल्फा पार्टिकल्स लिए। अल्फा कणों को क्या बोला जाता है, अल्फा कण जो होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, अल्फा कण जो होते हैं वो हीलियम के डबली चार्ज होते हैं, मतलब जैसे हीलियम के ऊपर ये क्या हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, और ये उसका मास नंबर होता है, तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो बिल्कुल ही डबल हो गया। ठीक है, डबल हो गया उसका द्रव्यमान। तो ऐसे ही बोला जाता है कि अल्फा कण जो होते हैं वो द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, द्विआवेशित, ठीक है, हीलियम कण होते हैं। ये द्रावेशित होते हैं, द्रावेशित मतलब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो ये द्रावेशित होते हैं जो अल्फा पार्टिकल हैं। और चूंकि इनका द्रव्यमान जो है वो ये दो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो एक अल्फा पार्टिकल दो हीलियम के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो चूंकि इनका द्रव्यमान जो है वो 4u होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में
पर्याप्त ऊर्जा होती है, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी होती है इनके अंदर, बहुत सारे। क्योंकि अब देखिए आप, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर हमारा 4U जो होता है वो द्रव्यमान होता है, तो इसका मतलब इनकी जो हमारी ऊर्जा होती है वो बहुत ज्यादा होती है इनके अंदर, ठीक है। तो हमने देखा, तो अब रदरफोर्ड ने क्या किया था, रदरफोर्ड ने अल्फा कण लिए और उन अल्फा कणों को सोने की एक परत ली, सोने की एक पन्नी ली, उनसे टकरा दिया सोने की पन्नी से, ठीक है। ये जैसे अगर मैं बनाऊं, ये मैंने सोने की पन्नी ली, ठीक है, और यहाँ पे ये मेरे कुछ अल्फा पार्टिकल्स थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी से अल्फा पार्टिकल को ऐसे टकरा दिया। तो जब उन्होंने देखा कुछ पार्टिकल तो सीधे निकल जाते हैं ऐसे, ठीक है, कुछ थोड़े से ऐसे इधर उधर ऐसे होते हैं, और कुछ क्या होते हैं वापिस आ जाते हैं, एक दो वापिस आ जाते हैं। ये क्या थी, उन्होंने सोने की ये पन्नी ली थी। तो सोने की ही पन्नी क्यों ली थी उन्होंने, ठीक है, ये सोने की उन्होंने पन्नी ली थी। तो सोने की ही पन्नी क्यों ली थी, क्योंकि जो सोने की पन्नी होती है ना, वो इतनी पतली होती है, जितने हमारे 12,000 परमाणुओं के जितनी वो पतली होती है, ठीक है। मतलब इसके अंदर कितने परमाणु हो गए, 12,000 परमाणुओं के जितनी पतली होती है वो। तो हम आगे देखते हैं कि उन्होंने सोने की पन्नी का चयन क्यों किया था, क्योंकि सोने की पन्नी जो होती है वो बहुत पतली परत होती है, और उसमें 1,000 परमाणुओं के बराबर मोटी होती है। 12,000 नहीं, 1,000 मतलब बहुत सारे, पर फिर भी बहुत सारे परमाणुओं के बराबर मोटी होती है, ठीक है। इसलिए उन्होंने सोने की पन्नी ली थी। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इस प्रयोग में उन्होंने क्या उम्मीद की थी, उन्होंने क्या क्या किया था। तो उन्होंने ये सोचा था कि जैसे अभी हमने बताया कि जो अल्फा कण होते हैं वो इतने भारी होते हैं, क्योंकि भारी क्यों होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर 4U का द्रव्यमान होता है, तो भारी होते हैं। प्रोटॉन के समान तो वो भारी होंगे ना, प्रोटॉन तो क्या होता है, हाइड्रोजन के जैसे होता है, जैसे उस पर एक U होता है केवल प्रोटॉन के ऊपर, तो +1 देखा था ना हमने, U होता है, तो और इसके ऊपर 4U है। इसका मतलब प्रोटॉन की यदि तुलना की जाए तो अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन से तो बहुत भारी होंगे। अब इतने भारी होंगे तो उनका जो डिफ्लेक्ट होना, उनका जो ऐसे मुड़ना, ठीक है, वो तो बहुत मुश्किल होगा ना, तो कम होगा, ठीक है। तो उन्होंने यही सोचा था, यही उम्मीद की थी। तो यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान अवपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित जो है वो होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, डिफ्लेक्ट होंगे। जैसे ये मैंने ऐसे डिफ्लेक्ट बनाई थी ना, तो ये ऐसे डिफ्लेक्ट होंगे, उन्होंने ये सोचा था। जो हमारे जो सोने की पन्नी थी उसके अंदर क्या था, उसके अंदर परमाणु थे, परमाणु के अंदर क्या है हमारे अवपरमाणु के, इनके अंदर भी अवपरमाणु के हमारे। तो उन्होंने ये कहा था कि जो ये अल्फा कण है, उन अल्फा कण से जो निकलने वाली जो ये हमारी किरणें हैं, ये हमारे इन परमाणु के अवपरमाणु के द्वारा विक्षेपित तो होगी, पर ये जो इनका विक्षेपण होगा ना, डिफ्लेक्शन होगा, वो बहुत कम होगा, इतनी ज्यादा अधिक नहीं होगा, ठीक है। चूंकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी, उन्होंने पहले आशा ही नहीं की थी उन्होंने, ठीक है। तो इस प्रयोग में उन्होंने क्या उम्मीद की थी, तो उन्होंने ये देखा था कि तेजी गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल जाते हैं, कि अधिकतर वाले जो कण है वो तो सीधे निकल जाते हैं, देखो अधिकतर कण ऐसे सीधे निकल जाते हैं। फिर उन्होंने देखा था कि कुछ कण जो होते हैं वो बहुत थोड़े से क्या होते हैं, वो विक्षेपित होते हैं, मतलब बहुत ऐसे हल्के से ऐसे क्या होते हैं, वो विक्षेपित होते हैं। और उन्होंने देखा था कि 12,000 कणों में से कोई एक कण तो ऐसा भी होगा जो वापिस आ जाएगा, जो ऐसे टकरा कर वापिस आ जाएगा। उन्होंने एक ये भी देखी थी कि ऐसे वापिस आ जाएगा वो, ठीक है। तो ये उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की थी, ये उन्होंने देखा, परिणाम उनको ये मिले। तो इन परिणामों के बाद उन्होंने क्या बताया, उन परिणामों से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि इसी तरह के अनुसार अल्फा कण परिकिरण प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने यह परिणाम निकाला कि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग जो है वो खाली है। क्योंकि क्या हुआ, अब जैसे ये हमारा सपोज करो सोने की पन्नी का एक परमाणु है, और उस परमाणु के अंदर क्या होंगे, हमारे जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। तो हमने एक परमाणु ले लिया, तो उन्होंने कहा कि जो अधिकतर भाग जो होता है इस परमाणु के अंदर, अधिकतर भाग जो होता है वो खाली होता है। खाली होने की वजह से ही तो क्या हो गई, आधी जो किरणें हैं अल्फा की वो सीधी निकल गई,
अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल गई। उन्होंने कहा बहुत कम कण जो है वो अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग जो होता है, पॉजिटिवली चार्ज पार्ट बहुत कम है। ठीक है, धनावेशित भाग भी जो है वो बहुत कम है। कि अब इनसे ये भी पता चला कि धनावेशित भाग जो है वो बहुत कम है। इसका मतलब है जो धनावेशित भाग है ना वो कहीं एक जगह जो है वो इकट्ठा होकर रखा गया होगा, तभी तो ज्यादातर जो है वो सीधी निकल गई और थोड़ी सी क्या है वो ऐसे विक्षेपित हुई थोड़ी सी। फिर उन्होंने देखा कि बहुत कम अल्फा कण जो है वो 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान जो है वो परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है, बहुत ही कम वॉल्यूम में सीमित है। ठीक है, हमने देखा था ना कि जो अधिक एक दो तो क्या है वो वापस भी आ गए थे, इसका मतलब वो तो डिफ्लेक्ट विक्षेपित हुए ही नहीं थे। ठीक है, तो उनसे ये भी पता चलता है कि जो धनात्मक वाला जो भाग है हमारे परमाणु के अंदर वो किसी एक जगह पर एक ही आयतन में सीमित हुआ बैठा है, बहुत ही छोटी सी आयतन में इकट्ठा होकर ऐसे सीमित हुआ बैठा है। मतलब उन्होंने ऐसे कहा था कि ऐसे सीमित हुआ बैठा है, बाकी ये पूरा खाली पड़ा है, ये सब खाली पड़ा है, ये परमाणु का। ठीक है, बस यहाँ पर रखा है ये जो धनात्मक वाला भाग है, इसलिए तो ये सारी बात ऐसे चली गई सीधी, और कुछ तो वापिस आ गई ऐसे जाके, और कुछ केवल इससे टकराई, बस ऐसे मतलब ऐसे टकरा के ऐसे निकल गई कुछ। ठीक है, बहुत कम। तो इस तरीके से उन्होंने देखा। तो इससे पता चलता है हमें कि हाँ, तो परमाणु की इससे विशेषताएं ये निकलती हैं कि परमाणु का केंद्र जो है वो धनावेशित होता है, मतलब परमाणु का जो सेंट्रल पार्ट, केंद्र मतलब जो, जैसे अगर मैं ये परमाणु बना दूं एक, इसका ये जो बीच का जो हमने कहा था ना कि अधिकतर जो द्रव्यमान होता है वो बीच में ही होता है, और वो बहुत ही कम आयतन में इकट्ठा होकर रखा गया है। तो ये जो बीच वाला जो पार्ट है, ठीक है, केंद्र है, वो हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, जिसमें नाभिक कहा जाता है, जिसे क्या कहता है, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। नाभिक मतलब न्यूक्लियस बोलते हैं, किसी भी हमारे परमाणु का न्यूक्लियस बोलते हैं। और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही होता है, और किसी भी परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो नाभिक में ही होता है। इसका भी एक कारण होता है कि नाभिक में ही क्यों होता है पूरे किसी भी परमाणु का द्रव्यमान, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो है वो वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे हम ये देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस नाभिक के चारों ओर जो है वो चक्कर लगा रहे हैं, किसमें, वर्तुलाकार में, मतलब ऐसे गोल 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 जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो क्या हो गया, ये हमारा नाभिक हो गया, और ये नाभिक हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, और उसके साइड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चक्कर लगा रहे होते हैं। अभी तो न्यूट्रॉन की हमने खोज नहीं की, पर प्रोटॉन अभी हम दिखा रहे हैं कि प्रोटॉन इसमें मिलके बना है। पूरा का पूरा जो परमाणु का केंद्र है वो बीच में ही बहुत ही छोटी आयतन में रखा हुआ है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है, जैसे हमने कहा ये परमाणु है, परमाणु इतना बड़ा है और नाभिक उसमें इतना छोटा सा ऐसे केंद्र बीच में केंद्र में रखा गया है। और तो इसमें कहा गया है कि यदि नाभिक का जो परमाणु का आकार है वो यदि इतना बड़ा है तो नाभिक का आकार तो इतना छोटा है ना, तो ऐसे बोला गया है कि जो परमाणु है वो कि नाभिक की त्रिज्या जो है वो परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है, इतनी गुना छोटी होती है। ठीक है, तो परमाणु जो है, परमाणु की त्रिज्या जो है वो त्रिज्या वो नाभिक की त्रिज्या से 10⁵ बड़ी होती है। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, वो 10⁵ बड़ी होती है, किससे, नाभिक की जो त्रिज्या है, हमारी नाभिक की त्रिज्या से। ठीक है, इस प्रकार ये होती है, तो इतना छोटा होता है। ये तो हम वैसे भी देख पा रहे हैं, हमने इसमें देखा। तो अब इसकी कमी भी थी, रदरफोर्ड ने अपने पूरा मॉडल दे दिया कि जो हमारे धनात्मक वाला केंद्र है वो हमारा परमाणु के बीच में रखा गया है। ठीक है, और सारा का सारा जो द्रव्यमान है परमाणु का वो उसी में उपस्थित होता है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों ओर घूमते हैं। तो उन्होंने कहा रदरफोर्ड ने कि इसकी ना एक कमी भी है,
वो कमी ये है, उन्होंने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेंगे चारों ओर तो क्या करेंगे, वो अपनी ऊर्जा को बाहर निकालेंगे, और जब वो ऊर्जा को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, वो धीरे 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 अंदर आते चले जाएंगे, और अंदर आते चले जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि वो जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, उससे टकरा जाएंगे, और टकरा जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएंगे तो हमारा जो परमाणु है वो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो परमाणु जो है वो हमारा पूरा का पूरा टूट जाएगा। तो उनकी उनकी ये कमी थी, उन्होंने यह कमी बताई थी। तो ऐसे बोला है कि वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण जब किसी गोले में ऐसे घूमता है तो क्या होता है कि उसके अंदर से विकिरण होगा, मतलब उसके अंदर से ऊर्जा जो है वो बाहर निकलती है। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा जो है वो विकिरित मतलब लूज करता है और नाभिक से टकरा जाएगा, और पूरा का पूरा परमाणु जो है वो हमारा खत्म हो जाता है। तो उन्होंने यह लिमिटेशन, यह कमी दी थी अपने मॉडल की। ठीक है, तो आज के हम लेक्चर में बस इतना ही सीखेंगे। अब हम अपने अगले लेक्चर में क्या बातें देखेंगे, अगले लेक्चर में हम देखेंगे परमाणु की संरचना के और भी मॉडल्स आए थे, फिर हमने उसमें क्या किया था, अभी तक तो हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज की थी, उसके बाद हम ये देखेंगे कि न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई है, उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो पूरा का पूरा द्रव्यमान है वो हमारा केंद्र में ही क्यों उपस्थित होता है। तो इन सभी बातों को हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। और आज के हमने अपने लेक्चर में क्या क्या सीखा, आज के लेक्चर में हमने देखा कि परमाणु की संरचना कैसे की गई है, कि क्या उसके अंदर हमारे कौन कौन से कण होते हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन देखा और प्रोटॉन देखा, उनकी हमने डिस्कवरी कर ली है। इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की गई थी, जे थॉमसन ने की थी, कैथोड रे से की थी। उसके ऊपर आवेश जो होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है, और जो इसका जो मास होता है द्रव्यमान वो प्रोटॉन से 2000 कम होता है। ठीक है, तो इसका जो द्रव्यमान होता है वो नगण्य होता है। इस तरीके से प्रोटॉन जो होते हैं वो धनात्मक होते हैं, उनका +1 आवेश होता है। उसके बाद उनका अगर +1 U ले लेते हैं उनका द्रव्यमान, इससे 2000 गुना ज्यादा होता है। और इसकी खोज किसने की थी, ई गोल्डस्टीन ने की थी, और किससे की थी, कैनाल रे से की थी। उसके बाद हमने कुछ अपने परमाणु के कुछ मॉडल्स देखे थे। सबसे पहला मॉडल जे थॉमसन का देखा था, जिसमें उन्होंने वो क्रिसमस केक से बताया था। दूसरा मॉडल हमने किसका देखा था, रदरफोर्ड का देखा, और रदरफोर्ड के मॉडल की हमने कमी भी देख लिया, और उसके मॉडल से किसकी डिस्कवरी की हमने, न्यूक्लियस नाभिक की डिस्कवरी की। तो इस तरीके से हमने अब तक इन 3 चीजों की हमने किसके परमाणु के अंदर इन 3 कणों की हमने डिस्कवरी कर ली। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ स्टडी रूम पर जुड़ने के लिए। शुक्रिया।